नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 12 ऊष्मागतिकी और इसका अभ्यास क्रमांक है 7। इसमें देखो दिया गया है एक वाष्प इंजन अपने बॉयलर से प्रति मिनट 3.6 गुणित 10 की घात 9 जूल ऊर्जा प्रदान करता है, जो प्रति मिनट 5.4 गुणित 10 की घात 8 जूल कार्य देता है। इंजन की दक्षता कितनी होगी, प्रति मिनट कितनी ऊष्मा अपशिष्ट होगी। यह चित्र में देखें हम लोग एक ऊष्मा इंजन किस प्रकार से कार्य करता है उसका एक सैद्धांतिक चित्र है। ये हमारा उच्च ताप वाला स्रोत कहलाता है जो ऊष्मा प्रदान करता है। तो यहाँ से ऊष्मा इंजन Q1 ऊष्मा को प्राप्त करता है। इसका एक अंश वो कार्य में खर्च करता है और W कार्य की प्राप्ति होती है, और बची हुई ऊष्मा जो है वो सिंक को प्रदान कर दी जाती है। जो अपशिष्ट ऊष्मा की बात की जा रही है वो सिंक को प्राप्त होती है। तो यहाँ हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखिए Q1 का मान दे रखा है। जो ऊष्मा हम इंजन के लिए प्राप्त करते हैं सोर्स से, उसका मान है 3.8 गुणित 10 की घात 9 जूल। इसी प्रकार से जो कार्य हो रहा है इंजन के द्वारा वो हमें बताया गया है कि प्रति मिनट 5.4 गुणित 10 की घात 8 जूल कार्य हो रहा है। एक मिनट में इतना कार्य हो रहा है। तो इंजन की दक्षता कितनी होगी, एक तो ईटा का मान ज्ञात करना है और दूसरा Q2 का मान निकालना है कि Q2 का मान कितना होगा। तो देखिए ईटा बराबर क्या होता है, यदि W कार्य होता है और Q1 ऊष्मा प्राप्त की जाती है तो W/Q1 ईटा के बराबर होगा। तो इस प्रकार से ईटा का मान आ जाएगा हमारा, W का मान है 5.4 गुणित 10 की घात 8 बटे Q1 का मान है 3.8 गुणित 10 की घात 9। सॉरी 3.6 है, ये 8 नहीं है, थोड़ी सी त्रुटि हो रही है, इसको आप 6 कीजिएगा। 3.6 गुणित 10 की घात 9। जब आप इसे हल करेंगे तो ईटा का मान आ जाएगा 0.15। सामान्यतः ईटा को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो ये हो जाएगा 15%। यानी कि ये ऊष्मा इंजन जो है 15% दक्षता के साथ कार्य कर रहा है। यानी कि यह अगर 100 जूल ऊर्जा प्राप्त करेगा तो 15 जूल ऊर्जा कार्य में परिवर्तित कर पाएगा। तो यहाँ देखिए अब ये तो हमारा पहला वाला उत्तर हो गया, और दूसरा वाला है कि प्रति मिनट कितनी ऊर्जा अपशिष्ट होगी। तो प्रति मिनट इतनी ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, प्रति मिनट इतना कार्य कर रहा है, तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो प्रति मिनट अपशिष्ट यानी कि सिंक को दी गई ऊर्जा के मान के बराबर होगा। Q2 बराबर Q1 माइनस W। आप इसमें से इसको माइनस कर दें तो Q2 बराबर क्या आ जाएगा, Q1 का मान है हमारे पास 3.6 गुणित 10 की घात 9 माइनस 5.4 गुणित 10 की घात 8। जब आप इसे हल करेंगे तो Q2 का मान आ जाएगा हमारा 3.06 गुणित 10 की घात 9 जूल, अर्थात इतनी ऊष्मा अपशिष्ट होगी, निकलेगी। ये हमारा इस प्रश्न का दूसरा वाला उत्तर आ गया। अब आइए हम लोग अभ्यास क्रमांक 8 देख लेते हैं। एक हीटर किसी निकाय को 100 वाट की दर से ऊष्मा प्रदान करता है। Q1 बराबर 100 वाट, या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 100 जूल पर सेकेंड। अगर एक सेकेंड में 100 जूल ऊर्जा देता है तो उसकी क्षमता हो जाएगी 100 वाट, या उसकी शक्ति हो जाएगी 100 वाट। यदि निकाय 75 जूल पर सेकेंड की दर से कार्य करता है, W बराबर 75 जूल पर सेकेंड से कार्य करता है, तो आंतरिक ऊर्जा में किस दर से वृद्धि होगी। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है कि Q1 बराबर U प्लस W। सीधी सी बात है कि जो ऊर्जा प्राप्त की उसमें से इतना कार्य में खर्च हुई तो बाकी उसकी आंतरिक ऊर्जा में व्यय हो जाएगी। तो U का मान कितना हो जाएगा, U बराबर होगा हमारा 100 माइनस 75, तो U बराबर आ जाएगा 25 जूल पर सेकेंड। यानी कि आंतरिक ऊर्जा में जो वृद्धि हो रही है वो 25 जूल पर सेकेंड से, या फिर आप इसको 25 वाट भी लिख सकते हैं कि 25 वाट से उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। ये हमारे अभ्यास क्रमांक 8 का उत्तर हुआ। अब आइए हम लोग अभ्यास क्रमांक 9 देख लेते हैं। किसी ऊष्मागतिकी निकाय को मूल अवस्था से मध्यवर्ती अवस्था तक चित्र में दर्शाए अनुसार एक रेखीय प्रक्रम द्वारा ले जाया गया। एक समदाबी प्रक्रम द्वारा इसके आयतन को E से F तक ले जाकर मूल बिंदु तक कम कर देते हैं। तो गेज द्वारा D से E तथा वहां से F तक कुल कितना कार्य किया गया। तो देखिएगा एक प्रक्रम यहाँ चित्र में दिखाया गया है जो D से E तक जाता है, E से F तक जाता है। तो यहाँ दाब, ये वाली अक्ष जो है वो दाब को प्रकट कर रही है और ये आयतन अक्ष को
प्रकट कर रही है। हमारी x अक्ष है और ये वाली अक्ष y अक्ष है। तो x अक्ष पर हमने दाब आयतन को लिया है, y अक्ष पर दाब को लिया है। तो एक प्रक्रम D से शुरू हुआ, D से E तक गया और E से F तक आ गया। तो D से E तथा E से F तक इसमें कितना कार्य हुआ है ये हमें निकालना है। तो देखिए F से जब D तक की बात होगी तो थोड़ी देर के लिए हम इसे भी देख लें। तो चूंकि आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो यहाँ कार्य का मान 0 होगा। तो जो भी कार्य होगा वो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। हम जानते हैं कि P और V का जो ग्राफ होता है उसमें ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो कार्य को व्यक्त करता है। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि कुल कार्य त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल के द्वारा व्यक्त होगा, अर्थात जो संख्यात्मक मान आएगा वो इसके बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कार्य W बराबर, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 EF आधार गुणित ऊंचाई FD। 1/2 आधार कितना है, देखिए यहाँ पर है 5 मीटर क्यूब और यहाँ है 2 मीटर क्यूब। तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो आ जाएगा 3 मीटर क्यूब। तो 3 और FD क्या है, यहाँ है दाब 300 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग, यहाँ है दाब 600 मीटर न्यूटन प्रति मीटर वर्ग। तो दोनों का अंतर आ जाएगा 300 पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर वर्ग। जब आप इसे हल करेंगे तो इसका मान आएगा 450 जूल। और ये हमारा उत्तर है। धन्यवाद।